जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे दोस्तों, बांग्लादेशी प्रधानमंत्री के सलाहकार को दिल्ली एयरपोर्ट से लौटा दिया गया। जी हां दोस्तों, लौटना पड़ गया वापस। बताएंगे अधिकारियों ने 2 घंटे पूछताछ के बाद कार्यक्रम में शामिल होने से कर दिया मना। आपको बताएंगे एक तरफ जहां पर बॉर्डर पर भारी तनाव के बीच भारतीय सेना के द्वारा 100 लोगों को बांग्लादेश भेजा गया था, जिसके बाद बीजीबी ने इनको रोककर वापस भारत लौटा दिया। ऐसे में भारत ने भी लिया इसका बड़ा तगड़ा बदला। बांग्लादेश पीएम के सलाहकार की दिल्ली एयरपोर्ट पर भारी बेइज्जती दोस्तों बताएंगे, जिससे बांग्लादेश भड़क उठा और भारतीय राजनयिक को किया तलब। क्या है अभी की सारी बड़ी जानकारी, सबसे पहले आपको बताएंगे। साथ ही साथ बताएंगे कैसे बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के हौसले बुलंद होने लगे हैं दोस्तों, जहां पर राम जी की बनती बनाए मूर्ति को ढाने की बात चल रही है दोस्तों। साथ ही सबसे बड़ी खबर में आपको बताएंगे, अमेरिका ईरान डील होते ही खुल गया हॉर्मुज। सैटेलाइट में दिखाई दिया जहाजों का काफिला, जहाजों का अंबार। लेकिन इस बीच मचा ईरान में बड़ा बवाल। कैसे अमेरिका से डील पर ईरान में इस समझौते के खिलाफ सड़कों पर उतर गई जनता। अब क्या है ईरानी जनता का मांग, और आखिर ऐसा क्यों है कि टेंट टेबल पाकिस्तान का लेकिन ईरान की डील पर जिनेवा में होंगे साइन। आखिर कहां हुआ खेल। साथ ही सबसे बड़ी जानकारी ये बताएंगे कि ट्रंप ईरान के बीच डील से भारत को होंगे क्या बम्पर फायदे। क्या अचानक पेट्रोल डीजल एलपीजी के गिर जाएंगे दाम दोस्तों बताएंगे। इधर जैसे ही हॉर्मुज खुलने की आई खबर, उधर भारत की मोदी सरकार ने एलपीजी और पेट्रोल को लेकर दिया बड़ा बयान। एक से एक बेहतरीन से बेहतरीन जानकारी आपको बताने वाले हैं। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि भारत बहुत अच्छे से जानता है कि जैसे को तैसा जवाब कैसे दिया जाना चाहिए और भारत में मौजूद जितने भी घुसपैठिए हैं इनको वापस भेजा जाना चाहिए, तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद जरूर कह दीजिएगा दोस्तों। अब बात कर लेते हैं पहली सबसे बड़ी चौंका देने वाली खबरों की, जहां बांग्लादेशी मीडिया ने आरोप लगाया है कि देश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान के सूचना सलाहकार जाहिद उर रहमान को दिल्ली में एंट्री नहीं दी गई, उनको एयरपोर्ट पर ही रोक दिया गया। रिपोर्ट के मुताबिक ये पूरा मामला रविवार का है दोस्तों, और प्रथम आलो की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली एयरपोर्ट पर उनके साथ बुरा व्यवहार किया गया। जैसा कि ये रिपोर्ट कह रहा है, रिपोर्ट में कहा गया है कि जाहिद उर रहमान के दौरे को लेकर भारत को एडवांस में डिप्लोमेटिक नोट भेज दिया गया था। फिर भी भारतीय इमिग्रेशन अधिकारियों ने दिल्ली एयरपोर्ट पर उनके साथ बुरा व्यवहार किया और दिल्ली में आने की इजाजत नहीं दी, जिसके बाद वो वापस ढाका लौट गए। बांग्लादेशी अखबार ने आरोप लगाया कि जाहिद उर रहमान को काफी देर तक रोके रखने के बाद में उच्च अधिकारियों के निर्देश पर उन्हें अनुमति दे दी गई, लेकिन प्रधानमंत्री के सलाहकार ने बुरे व्यवहार की वजह से वापस बांग्लादेश लौटने का फैसला किया। वो पहले दिल्ली एयरपोर्ट से कोलंबो गए और फिर वापस ढाका लौट गए। प्रथम आलो ने बताया कि ढाका और दिल्ली में मौजूद डिप्लोमेटिक सूत्रों ने इस घटनाक्रम की पुष्टि की है। जैसी जानकारी सामने आ रही दोस्तों वो हम आपको बता रहे हैं। रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि प्रधानमंत्री तारिक रहमान के सूचना और प्रसारण और सांस्कृतिक मामलों के सलाहकार रविवार शाम दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे थे। वे नई दिल्ली में आयोजित होने वाले इंडियन ओशन रीम एसोसिएशन के वरिष्ठ अधिकारियों की 2 दिन की बैठक में शामिल होने आए थे, जो सोमवार से शुरू होने वाली थी। उम्मीद थी कि वे इस बैठक में बांग्लादेशी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। नई दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन ने शुक्रवार को ही भारतीय विदेश मंत्रालय को आधिकारिक तौर पर उनकी यात्रा की पूरी जानकारी दे दी थी। अब ऐसे में बात कर लेते हैं बड़े सवाल की इससे जुड़ी कि क्या बांग्लादेशी अधिकारी को रोकना कोई सबसे बड़ा ब्लंडर है या फिर तगड़ा संदेश है भारत का। दोस्तों फिलहाल पता नहीं चल पाया है कि बांग्लादेशी प्रधानमंत्री के सलाहकार को दिल्ली एयरपोर्ट पर रोके रखना लापरवाही है या फिर किसी तरह का कोई तगड़ा संदेश देने का प्रयास है। पहली नजर में अगर देखें तो ये बहुत बड़ी लापरवाही लग रही है और निश्चित तौर पर इसके खराब असर दोनों देशों के संबंधों पर होंगे, खासकर तब जब पहले से ही संबंध सामान्य नहीं हो पा रहे हैं। बांग्लादेश के पत्रकार मुख्तादिर राशिद ने लिखा है कि यह देखना निराशाजनक है कि भारत ने बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के सूचना और रणनीतिक सलाहकार डॉक्टर जाहिद के साथ कैसा व्यवहार किया। अगर यह सच है तो इससे पड़ोसियों के बीच भरोसे और सम्मान पर सवाल उठते हैं। वहीं अगर बड़े संदेश की बात करें तो आपको बता दें कि जाहिद उर रहमान जो है वो अपने भारत विरोधी बयानों के लिए जाने जाते हैं। वो हमेशा से ही भारत विरोध में बयान देते आए हैं। डॉक्टर जाहिद उर रहमान बांग्लादेश के एक प्रमुख राजनीतिक विश्लेषक, स्तंभकार और वर्तमान प्रधानमंत्री तारिक रहमान के नीति और रणनीति सलाहकार हैं। राजनीतिक विश्लेषक के रूप में जाहिद उर रहमान अतीत में अपने यूट्यूब और फेसबुक चैनलों और अखबारों के माध्यम से भारत की बांग्लादेश नीति की कड़ी आलोचना करते रहे हैं। सोशल मीडिया और विश्लेषकों के मुताबिक उनका रुख पारंपरिक
रूप से भारत की आलोचना करने वाला रहा है। ऐसे में ऐसे मंत्री को एयरपोर्ट पर रोकना और अपने आप वापस चले जाना, ये सबसे बड़ा संदेश आप एक तरीके से कह सकते हैं कि भारत ने बांग्लादेश को दिया है कि भारत से बदतमीजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपको बता दें, इसी बीच एंट्री ना मिलने पर भड़क गया बांग्लादेश। अब भारतीय राजनयिक को तलब किया। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने भारत के कार्यवाहक हाई कमिश्नर को तलब करके कड़ा विरोध जताया है। सोमवार को भारत के कार्यवाहक हाई कमिश्नर पवन बादे को सोमवार दोपहर विदेश मंत्रालय बुलाया गया। दोस्तों, भारत की ओर से अभी तक इस विवाद पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। यह भी नहीं बताया गया है कि जाहिद उर रहमान को भारत में एंट्री क्यों नहीं दी गई। ऐसे में भारत के कार्यवाहक हाई कमिश्नर पवन बादे के सामने इस बात को लेकर बांग्लादेश ने नाराजगी जाहिर की। आपको बता दें, ये सारा इंसिडेंट ऐसे समय में हुआ है जब सीमा पर ऑलरेडी भारी तनाव मचा हुआ है। दोस्तों, बांग्लादेश अवैध घुसपैठियों को देश में आने से रोक रहा है। वहीं बीएसएफ ने 100 लोगों को भगाया तो बीजेपी ने रोक दिया। फिर तनाव की जानकारी सामने आ रही है। दोस्तों, बांग्लादेश की भले ही एक बड़ी आबादी भारत को लेकर जहर उगलती रहे, लेकिन वो रहना चाहते हैं भारत में ही। ये बात भी सच है। जी हाँ, भारत में हजारों की संख्या में अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशियों को भेजने का सिलसिला जारी है। इस अभियान के तहत भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर तनाव बना रहता है। प्रथम आलो की रिपोर्ट के मुताबिक बीएसएफ ने 100 से ज्यादा लोगों को बांग्लादेश में भेजने के लिए रात के समय जमा किया था, लेकिन अब जानकारी सामने आ रही है कि बीजीबी के आने के बाद उन लोगों को बांग्लादेश में भेजा ना जा सका। उनको वहीं सीमा पर रोक दिया गया। इसने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत के बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ ने उन 100 से ज्यादा लोगों को वहां से हटा दिया है जो चुआडांगा में दर्शन जयनगर बॉर्डर के पास जमा हुए थे। आरोप है कि उन्हें बांग्लादेश में धकेलने का प्रयास किया जा रहा था। हालांकि वो फिलहाल कहां है इसकी कोई जानकारी सामने नहीं है, लेकिन इन्हें बांग्लादेश में भेजने की तैयारी चल रही थी। अब आप ही सोचिए दोस्तों, वो बांग्लादेशी जो लगातार भारत का विरोध करते हैं, भारत में रहकर भी भारत का विरोध करते हैं, भारत के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, लेकिन जब बात रहने की आती है तो वो बांग्लादेश नहीं जाना चाहते, भारत में ही रहना चाहते हैं। आखिर ऐसा दोहरी चाल, दोहरी नीति क्यों अपनाते हैं ये बांग्लादेशी घुसपैठिए? इस पर आपकी क्या है निजी राय दोस्तों? वहीं बांग्लादेश में भारत के नामित उच्चायुक्त दिनेश त्रिवेदी ने हाल ही में कहा था कि भारत और बांग्लादेश अलग अलग रहकर शक्तिशाली नहीं हो सकते। उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश आकर उन्हें नहीं लगता कि वो किसी दूसरे देश में आए हैं। अब उनके इस बयान से बांग्लादेश में विवाद काफी बढ़ गया है। दोस्तों, बांग्लादेश की कट्टर इस्लामिक पार्टी बांग्लादेश जमात इस्लामी के आमिर शफीकुर रहमान ने शनिवार को दिनेश त्रिवेदी के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई और उन्होंने कह दिया कि उनका बयान निश्चित रूप से निंदनीय है। अब आप ही सोचिए दोस्तों, इसमें निंदा करने वाली बात कौन सी आ गई? सोशल मीडिया पर जारी बयान में शफीकुर रहमान ने कहा कि भारत और बांग्लादेश दोनों स्वतंत्र देश हैं और तारिक रहमान के नेतृत्व वाली सरकार को दिनेश त्रिवेदी से उनके बयान का स्पष्टीकरण मांगना चाहिए। हमारा ये मानना है कि सरकार को उनसे यह स्पष्ट करना चाहिए कि भारत और बांग्लादेश के एक हो जाने से उनका क्या आशय था। इतना ही नहीं, जानकारी ये भी सामने आ रही है कि पड़ोसी मुल्क इस बांग्लादेश में फिर से कट्टरपंथियों के जो हौसले हैं वो बुलंद होते जा रहे हैं। दोस्तों, बांग्लादेश के गाईबांधा जिले के पलाशबाड़ी उपजिला स्थित राधा गोविंद मंदिर में भगवान श्री राम जी की तस्वीर के कथित अपमान और मंदिर में स्थापित प्रतिमा को लेकर दी जा रही धमकियों पर विवाद और ज्यादा गहरा गया है। देश के प्रमुख अल्पसंख्यक अधिकार संगठन बांग्लादेश हिंदू बौद्ध क्रिश्चियन यूनिटी काउंसिल ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए सरकार से दोषियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की। संगठन ने आरोप लगाया कि एक सांप्रदायिक समूह द्वारा आयोजित जुलूस के दौरान भगवान श्री राम जी की तस्वीर का अपमान किया गया, जिससे हिंदू समुदाय की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। परिषद के नेताओं ने कहा कि पिछले कई दिनों से एक प्रभावशाली सांप्रदायिक ताकत पलाशबाड़ी में स्थापित भगवान श्री रामचंद्र की प्रतिमा को तोड़ने और नष्ट करने की खुली धमकियां दे रही है। तो ये है दोस्तों बांग्लादेश के अंदर का हाल, जहां पर कट्टरपंथियों के मंसूबे हाई हो रहे हैं और अल्पसंख्यकों को दबाया जा रहा है, जबकि तारिक रहमान की सरकार आने के बाद इससे ऐसे चीजें कम देखने को मिल रही थी, लेकिन अब फिर कट्टरपंथी सिर उठाते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में आपकी जो भी राय हो कमेंट करके बताएगा दोस्तों। लेकिन अगर आप भी मानते हैं कि भारत एट एनी कॉस्ट घुसपैठियों को बाहर करके ही रहेगा, तो सामने लाइक का बटन अभी तक लाइक नहीं किया इस वीडियो को, तो सबसे पहले लाइक कर दीजिएगा, ताकि बांग्लादेशियों को पता चले कि भारत घुसपैठियों को बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर आना है तो लीगल तरीके से एयरपोर्ट के माध्यम से आए, या फिर जो भी लीगल तरीका होता है उस तरीके से आए। दोस्तों, वहीं अगली खबर की बात करते हैं, जहां अमेरिका से डील पर ईरान में मचा बवाल। समझौते के खिलाफ सड़कों पर क्यों उतरी जनता, बता दें। अमेरिका और ईरान के बीच लंबे से चले आ रहे टकराव को खत्म करने के लिए समझौते का ऐलान तो हो गया है, लेकिन ईरान के भीतर हर कोई इससे खुश नहीं है। दोस्तों, CNN की रिपोर्ट के अनुसार डील की घोषणा से ठीक एक दिन पहले तेहरान में विरोध प्रदर्शन हुए, जहाँ प्रदर्शनकारियों ने सरकार के वार्ताकारों के खिलाफ नारे लगाए और समझौते को देश के लिए नुकसानदेह बता दिया। दरअसल ईरान में विवाद इस बात को लेकर है कि अमेरिका
के साथ होने वाली इस डील की कीमत क्या चुकानी होगी। कट्टरपंथी गुटों का मानना है कि युद्ध टालने और प्रतिबंधों से राहत पाने के बदले ईरान को अपने परमाणु कार्यक्रम और रणनीतिक ताकत पर समझौता करना पड़ सकता है। विरोध की अगुवाई जेबे पायदारी यानी एड्योरेंस फ्रंट नाम का कट्टरपंथी गुट ने किया। यह गुट खुद को 1979 की इस्लामिक क्रांति की विचारधारा का असली रक्षक मानता है। इसके नेताओं का आरोप है कि सरकार अमेरिका के दबाव में झुक रही है और ऐसा समझौता कर रही है जिससे ईरान की स्वतंत्रता कमजोर हो सकती है। शनिवार की रात तेहरान में हुए प्रदर्शनों में लोगों ने विदेश मंत्री अब्बास अरागची और मुख्य वार्ताकार मोहम्मद बागेर कालीबाफ के इस्तीफे की मांग कर दी। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि सरकार देश के हितों से ज्यादा अमेरिका को संतुष्ट करने का प्रयास कर रहा है। कुछ प्रदर्शनकारियों ने उन विवादों के लिए उन नेताओं की याद भी दिलाई जो संघर्ष के दौरान मारे गए थे और सवाल उठाया कि क्या उनकी कुर्बानी का यही नतीजा होना चाहिए। लोगों ने इसका सीधा इशारा अयातुल्लाह अली खामेनी की मौत को लेकर कहा कि उनकी मौत का क्या यही परिणाम होना चाहिए, उनकी मौत का क्या यही बदला होना चाहिए कि हम ही क्यों झुकें। इसीलिए इस्तीफे की मांग कर दी। लेकिन वहीं आपको बता दें आखिर कहां हुआ असली खेला। टेंट टेबल पाकिस्तान के, लेकिन ईरान डील पर जिनेवा में क्यों होंगे साइन। दोस्तों, ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु समझौते पर स्विट्जरलैंड के शहर जिनेवा में साइन किए जाएंगे। इस दौरान ईरान और अमेरिका का शीर्ष नेतृत्व मौजूद रह सकता है। समारोह में ईरान की ओर से मसूद पेजेश्कियान और अमेरिका की ओर से राष्ट्रपति ट्रंप के शामिल होने की भी चर्चा है। पाकिस्तान इस समारोह की मेजबानी करेगा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इसकी जानकारी दी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब पाकिस्तान इस समारोह की मेजबानी करेगा तो आखिरकार यह बैठक इस्लामाबाद में क्यों नहीं आयोजित की गई, क्योंकि समझौते को लेकर पहली बैठक पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में ही हुई थी। दोस्तों, मई के आखिर में इस्लामाबाद में दूसरी बैठक की भी तैयारी की गई थी, लेकिन ना तो ईरान और ना ही अमेरिका के नेता वहां पहुंचे। अब सवाल यह है कि जिनेवा में बैठक क्यों होगी। तो आपको बता दें, ईरान इस डील पर हस्ताक्षर जिनेवा में ही करना चाहता था। दरअसल जब युद्ध की शुरुआत हुई थी तब अमेरिका और तेहरान के बीच समझौते को लेकर जिनेवा में एक बैठक प्रस्तावित थी, लेकिन उससे पहले ही अमेरिका ने हमला कर दिया। ईरान हस्ताक्षर समारोह के जरिए यह संदेश देना चाहता है कि अमेरिका जहां से बातचीत छोड़कर गया था उसे आखिरकार वहीं लौटना पड़ा। यह बड़ा संदेश ईरान देना चाहता था, इसीलिए जिनेवा को उसने चूज किया। इतना ही नहीं, जिनेवा में शांति स्थापित करने के लिए पहले भी कई महत्वपूर्ण समझौते हुए हैं। मसलन फ्रांस, वियतनाम और सोवियत संघ अफगानिस्तान के बीच हुए समझौते। इसके अलावा जिनेवा संधियों के तहत युद्ध में घायल सैनिकों के साथ मानवीय व्यवहार करना अनिवार्य माना गया है। यही वजह है कि जिनेवा को शांति की राजधानी भी कहा जाता है। सुरक्षा भी एक अहम मुद्दा है। डील पर हस्ताक्षर के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप भी मौजूद रह सकते हैं। इस्लामाबाद को अमेरिकी राष्ट्रपतियों के लिए पूरे तरीके से सुरक्षित नहीं माना जाता। 2006 में आखिरी बार अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने पाकिस्तान का दौरा किया था। दोस्तों, आपको बता दें कि जैसे ये डील हुआ, यूं समझ लीजिए कि सैटेलाइट में दिखाई दिया है कि जहाजों का काफिला हॉर्मुज के थ्रू जाने लगा। लेकिन आपको बता दें, अभी ऐसा कुछ करना बहुत ज्यादा जल्दबाजी होगी। जब तक ये डील पूरे तरीके से साइन नहीं हो जाता तब तक हॉर्मुज से जहाजों का गुजारना हमारे हिसाब से काफी जल्दबाजी होगी। वहीं अगर बात करें इस डील के बाद किन नेताओं ने क्या बातें कही, तो पहले मोदी जी की बात करते हैं। मोदी जी ने यूएस ईरान डील का स्वागत किया, कहा कि अब जंग नहीं शांति होगी। मोदी जी ने एक्स पर लिखा कि मैं पश्चिम एशिया में संघर्ष को खत्म करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच बनी सहमति का स्वागत करता हूं। इस संघर्ष के कारण दुनिया भर में गंभीर आर्थिक उथल पुथल हुई है और कई देशों में जान माल का नुकसान हुआ है। भारत को अब उम्मीद है कि इस सहमति को लागू करने से क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल करने में मदद मिलेगी और आवाजाही व व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित होगी। हम उम्मीद करते हैं कि बाकी मुद्दों पर बातचीत से एक टिकाऊ और अंतिम समझौता हो सकेगा। वहीं चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि चीन अमेरिका और ईरान के बीच प्रारंभिक समझौते का स्वागत करता है। उन्होंने कहा कि सभी पक्ष शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रतिबद्ध रहें और दस्तावेजों पर तय समय के मुताबिक हस्ताक्षर किए जाएं। ये चीन की तरफ से बयान आया है। दोस्तों, वहीं सबसे बड़ा सवाल, क्या ट्रंप ईरान के इस फैसले से भारत में अब नए तरीके से फिर बदलाव होने वाले हैं? क्या पेट्रोल, डीजल, एलपीजी के दाम गिर जाएंगे? दोस्तों, ट्रंप के ऐलान के मुताबिक अगर हॉर्मुज फिर से खुल जाता है और तेल गैस की सप्लाई सुचारू होती है तो ये एक बहुत बड़ी राहत होगी। अगर भारत को इस शांति समझौते के बाद होने वाले फायदों की बात करें तो भारत और भारतीयों को कई तरह के आर्थिक और रणनीतिक लाभ हो सकते हैं। हॉर्मुज स्ट्रेट ओपन होने से तेल और गैस सप्लाई चेन में सुधार से अपने देश में बड़ा फायदा होगा, जिससे किल्लत खत्म हो जाएगी। कच्चा तेल सस्ता होने से पेट्रोल डीजल की लागत कम हो सकती है। ये वेल नोन चीजें हैं दोस्तों, लेकिन ऐसा हो तो जाए एक बार हॉर्मुज पूरे तरीके से सुचारू तो हो। ये सबसे बड़ा सवाल है, आखिर कब ऐसा होगा। लेकिन वहीं आपको बता दें, जहां एक तरफ अमेरिका ईरान में डील हुआ है, वहीं अगर किसी को इससे झटका लगा है तगड़ा तो वो है दोस्तों इजराइल। जी हां, नेतन्याहू की कूटनीतिक हार से तिलमिला गया इजराइल और ईरान डील को नकार दिया। कह दिया हम जंग का मैदान नहीं छोड़ेंगे। कहा ट्रंप का सम्मान करते हैं लेकिन हम अमेरिका की कठपुतली नहीं है। दोस्तों, ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु समझौते को इजराइल ने मानने से इनकार कर दिया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को फोन कर इसकी जानकारी दी है। नेतन्याहू ने ट्रंप से कहा है कि इजराइल की सेना
लेबनान से पीछे नहीं हटेगी। इजराइल ईरान परमाणु समझौते को मानने के लिए बाध्य नहीं है। इजराइल ने समझौते में खुद को अलग थलग किए जाने के बाद ये कदम उठा लिया है। दरअसल ईरान समझौते में अमेरिका ने तेल अवीव की एक भी शर्तों को शामिल नहीं किया है। इसे इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। इजरायली रक्षा मंत्री ने क्लियरली कहा है कि हम बनाना रिपब्लिक नहीं है, हम कब्जे की जमीन नहीं करेंगे खाली। अब ऐसे में आप कह सकते हैं कि यूएस ईरान के बीच हुई इस डील को अगर कोई बिगाड़ सकता है तो वो है इजराइल। इजराइल फिर अटैक करके हो सकता है ईरान का मन पलट दे, ईरान का मन बदल दे। बड़ी मुश्किल से यह डील होने जा रही है दोस्तों। इस मुद्दे पर आपकी जो भी राय है कमेंट करके बताइएगा। तो वहीं आपको बता दें, हॉर्मुज खुलने का ऐलान होता ही नेपाल ने भारत को दे दिया बड़ा झटका। खाद आयात का प्लान बदला, पहले भारत से मांगी खाद की भीख और अब जैसे ही पता चला कि हॉर्मुज खुलने वाला है उसने भारत को ही ठेंगा दिखाने का प्रयास किया, भारत से ही पंगा लेने का प्रयास किया। बता दें, नेपाल ने गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट अरेंजमेंट यानी G2G के तहत भारत से खाद की खरीद घटा दी है। नेपाल ने भारत से 50,000 टन केमिकल फर्टिलाइजर इंपोर्ट करने के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट खोला है। ग्लोबल फर्टिलाइजर की कीमतों में कमी होने के चलते प्लान को कम किया गया है। पहले भारत से 80,000 टन खाद की मांग नेपाल ने की थी जब ईरान युद्ध और हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने की वजह से उसकी खेती संकट में थी। नेपाल ने भारत से खाद खरीद ऐसे समय कम कर दिया जब ईरान अमेरिका ने शांति समझौता का ऐलान किया। समझौते के तहत हॉर्मुज स्ट्रेट को खोला जाएगा और खाड़ी देशों से तेल, गैस और फर्टिलाइजर की आपूर्ति दुनिया भर में खास तौर से एशियाई देशों को होने लगेगी। नेपाल और उसके पड़ोसी देश ईरान संघर्ष से काफी ज्यादा प्रभावित हुए हैं और अब नेपाल जो है वो दोस्तों दिमाग चलाने लगा है कि हॉर्मुज खुल ही जाएगा तो हमको भारत की क्या ही आवश्यकता है, फिर से खाड़ी देशों से अपने इन सामानों को मंगाएंगे। लेकिन नेपाल भूल गया कि हॉर्मुज अभी पूरे तरीके से नहीं खुला है और क्या पता फिर हॉर्मुज बंद हो जाए। इसीलिए अगर मुश्किल समय में भारत ने तुम्हारी मदद की है तो भारत से बनाकर रखना चाहिए, लेकिन नहीं दोस्तों, हॉर्मुज खुलते ही भारत को आंख दिखाने लगा नेपाल। अगर यही आंख भारत नेपाल को दिखा दे तो आप सोचिए क्या होगा। इतना ही नहीं, वहीं आपको बता दे स्लोवाकिया ने भी किया भारत के यूएनएससी अस्थायी सदस्यता का समर्थन। पीएम मोदी ने दिया धन्यवाद। दोस्तों, यूरोपीय देश स्लोवाकिया ने भारत के संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता का समर्थन कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने 3 देशों के यूरोपीय दौरे के दूसरे चरण में स्लोवाकिया में मौजूद हैं, जहां उन्होंने देश के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको के साथ प्रेस को संबोधित किया है। मोदी जी ने इस दौरान स्लोवाकिया के साथ पार्टनरशिप का ऐलान किया है। पीएम मोदी का यह दौरा एक ऐतिहासिक पल है क्योंकि 1993 में स्लोवाकिया की आजादी के बाद से किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली इस देश की यात्रा है। ब्रातिस्लावा में अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको के साथ उच्च स्तरीय बातचीत की है। वे व्यापार, निवेश, रक्षा सहयोग, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के क्षेत्रों में नए मौकों पर चर्चा करने के लिए प्रमुख बिजनेस लीडर्स से भी मुलाकात करेंगे दोस्तों। तो वहीं आपको बता दें, चौंका देने वाली खबर, कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके को मारा गया थप्पड़। प्रोटेस्ट के दौरान मचा हंगामा। जी हां, जयपुर में कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके को थप्पड़ मारे गए हैं। विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के दौरान एक युवक ने अभिजीत दीपके को एक के बाद एक कई थप्पड़ जड़ दिए। इस थप्पड़ कांड के बाद सीजेपी संस्थापक दीपके का पहला बयान सामने आया। जानकारी के मुताबिक भीड़ के बीच तीन लोग एक साथ पहुंचे, जिनमें से एक ने आगे बढ़कर अभिजीत दीपके को ताबड़तोड़ कई थप्पड़ जड़ दिए। बाद में तुरंत पुलिस कई लोगों को हिरासत में ले लिया और थाने लेकर गई। इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों, जरूर कमेंट करके बताइएगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। मिलते हैं आप सभी बड़ी खबर में। यहां तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।